एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, तो एंजाइम जो है किस में अनुपस्थित होता है ये आपको बताना है। देखिए 4 ऑप्शन है यहाँ पे। तो एंजाइम जो अनुपस्थित होता है ये आपका विषाणु में अनुपस्थित होता है। किसमें? विषाणु में अनुपस्थित होता है एंजाइम, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा प्यारे दोस्तों, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ से पूछा गया कि एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? जो एथलीट फुट नामक बीमारी होती है ये किससे उत्पन्न होती है? तो ये आपका कवक से उत्पन्न होती है। किससे? कवक से उत्पन्न होती है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए अगला 3 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 3 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है, यानी फादर ऑफ क्लासिफिकेशन को कहा जाता है, यानी वर्गीकी का पितामह, ठीक है, वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीकी का जनक कहा जाता है कार्ल लिनियस। इसका पूरा नाम क्या है? कार्ल लिनियस। याद रखिएगा ऑप्शन में कार्ल लिनियस भी दिया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर पे आइए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे जो पूछा गया है ये क्वेश्चन कम से कम तो 10 से 15 बार आपका रिपीट हो चुका है इधर हाल फिलहाल के एग्जाम में। तो प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा है? प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा है? तो सबसे पहला जो था ये पेनिसिलिन था। कौन सा? पेनिसिलिन था, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूछा गया है कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है। तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक जो है दोस्तों ये है आपका लीनियस। कौन है? लीनियस है। कार्ल लीनियस इसका पूरा नाम है। द्विनाम पद्धति दिया था, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये बायोलॉजी का। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। देखिए बेल आइकन प्रेस करने से ये होता है कि आपका जो मैं चैप्टर वाइज हर चीज़ करवाता हूँ, जैसे कि लास्ट मैंने हिस्ट्री चैप्टर वाइज करवाया हूँ, प्राचीन भारत, वो भी आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, हाल ही समाप्त किया हूँ। अभी जो मैं कर रहा हूँ आप करंट में ही देख रहे हैं कि बायोलॉजी का चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि आजकल जो है इधर से उधर से क्वेश्चन पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आप जब तक पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं करेंगे तो उसमें आपका पकड़ मजबूत नहीं होगा। अगर पकड़ मजबूत नहीं होगा तो एग्जाम में रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 6 नंबर का। बहुत मशरूम सा क्वेश्चन है, लेकिन पूछा जाता है मशरूम क्या है? तो मशरूम जो होता है एक प्रकार का कवक होता है। क्या होता है? कवक होता है, यानी सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें पूछा गया है कि वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम जो है, प्राकृतिक नेचुरल सिस्टम किसने दिया था? तो ये दिया था आपका स्वीडिश। किसने, कौन सा वैज्ञानिक किया था? स्वीडिश वैज्ञानिक ने दिया था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 8 नंबर का, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गन्ने से रिलेटेड क्वेश्चन है। गन्ने में लाल सड़न रोग, रेड रॉट डिजीज उत्पन्न होता है। ये जो लाल लाल सड़न रोग होता है किसके कारण से होता है? तो ये कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 9 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है कि पुष्पी पादपों को रखा गया, यानी पुष्प जो जिसमें फूल खिलता है उस पादप को किस श्रेणी में रखा गया? अगर सिंपल भाषा में बोले तो उस पादप को रखा गया है किसमें? फेंड्रोगेम्स में। किस में रखा गया है? फेंड्रोगेम्स में रखा गया है पुष्पी पादप, यानी फूल वाला पौधा। क्या बोलेंगे इसे? फूल वाला पौधा। अगर सिंपल भाषा में बोले तो फूल वाला पौधा को जो है ये फेंड्रोगेम्स में रखा गया। चलिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 10 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि टिक्का रोग, टिक्का डिजीज जो है किस में होता है? तो टिक्का रोग जो होता है आपका मूंगफली में होता है। किस में होता है? मूंगफली में होता है टिक्का रोग। ये आप काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 11 नंबर का दोस्तों। इसमें पूछा गया है अपुष्पी पादपों को रखा गया है, यानी कि जो पादप फूल नहीं देते हैं, फूल नहीं देता है, उसे किस श्रेणी में रखा गया है? तो उसको रखा गया है क्रिप्टोगैम्स। किस श्रेणी में रखा गया है? क्रिप्टोगैम्स में रखा गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ये अभी भी मैंने बताया फेंड्रोगैम्स जो है जिसमें पुष्प लगता है जिस पौधे में, इनको बारे में, दोनों के बारे में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिसमें फूल नहीं लगता है वो उसे कहा जाता है क्रिप्टोगैम्स, जिसमें फूल आता है जिस पौधा में उसे कहा जाता है फेंड्रोगैम्स। याद रखिएगा। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 12 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है किससे पृथक किया गया है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये किसने पृथक किया? तो इसको पृथक किया था वॉक्समैन। किसने पृथक किया था? वॉक्समैन ने पृथक किया था। बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा 13 नंबर का।
तो ये रहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्गीकरण वर्गीकरण का आधारीय इकाई क्या है? तो वर्गीकरण का जो आधारीय इकाई है ये है स्पेसीज। क्या है ये? स्पेसीज है। यहाँ से ए ऑप्शन सही है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको आंसर जरूर हो जाना याद रहना चाहिए। ठीक है, साथ बने रहिए, आपको तो यूं ही याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया 14 नंबर में कि विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं? विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं? तो जो प्रतिजैविकी है विस्तृत, ये उत्पन्न होता है आपका स्ट्रेप्टोमाइसीज से। किससे? स्ट्रेप्टोमाइसीज से विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी उत्पन्न होता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे पूछा गया है 15 नंबर में, हाइड्रोफाइट्स होते हैं, जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं ये क्या होते हैं? तो हाइड्रोफाइट्स जो होता है जलीय पौधा को कहा जाता है। किसको? जलीय पौधा को हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। ये डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 16 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है LSD। LSD, ठीक है, LSD किससे प्राप्त होता है? तो LSD जो प्राप्त होता है ये आपका कवक से प्राप्त होता है। किससे? कवक से प्राप्त होता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 17 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, यानी कि वहाँ पे उसमें फूल नहीं होता, डायरेक्ट बीज हो जाता है, तो उस पौधे को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनावृत बीजी। क्या कहा जाता है? अनावृत बीजी कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए अगला 18 नंबर क्वेश्चन पर। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीडियो में बोर नहीं होना है आपको। अगर एग्जाम निकालना है तो ये ऐसे वीडियो को छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? तो इसमें खाने योग्य कवक जो है कौन सा है वो बताना है। तो खाने योग्य कवक जो है एगेरिक्स, जो है एगेरिक्स, ये खाने योग्य कवक है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़िए अगला 19 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 19 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से पूछा गया है 19 में कि जीवाणु की खोज किसने की? जो जीवाणु है बैक्टीरिया है उसका खोज किसने की? तो उसका खोज किया था ल्यूवेनहॉक। किसने किया था? ल्यूवेनहॉक किया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए 20 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 20 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है इष्ट में कायिक जनन होता है। इष्ट में कायिक जनन होता है किसके द्वारा होता है? तो ये मुकुलन द्वारा या मुकुलन विधि द्वारा जो है इष्ट में कायिक जनन होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 21 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि जीवाणु से संबंधित निम्न कथ्यों में से कौन सही है? जीवाणु से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये आपका जो है अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते थे, ये वाला सही है। बाकी अगर पढ़ेंगे तो ये गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 22 नंबर का। और यहाँ से पूछा गया है जब गेहूं के गुथे हुए आटे में इष्ट कोशिका मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है। क्यों? क्यों हो जाती है? तो अब इसका जो मेन रीजन होता है वो होता है आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कर रोटी स्पंजी बना जाता है। कैसा बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करके रोटी क्या होता है? स्पंजी बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए बायोलॉजी का। तो ये 23 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्यों? क्यों की माना गया है? तो जीवाणु का पौधे जो होता है दोस्तों, इसका जो इनमें कठोर कोशिका भित्ति होता है, इसी कारण से इसको पौधा माना गया, क्योंकि पौधा में भी कठोर कोशिका भित्ति होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 24 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि औद्योगिक स्तर पर पेंसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? औद्योगिक स्तर पर पेंसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो औद्योगिक स्तर पर पेंसिलिन जो है ये आपका पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से प्राप्त किया जाता है। किससे? पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से औद्योगिक स्तर पे पेंसिलिन प्राप्त किया जाता है। डी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 25 नंबर का। इसमें पूछा गया है जीवाणुविक कोशिका में नहीं होता है, यानी जीवाणुविक कोशिका में क्या नहीं होता है? तो सूत्र कणिका नहीं होता। क्या नहीं होता? सूत्र कणिका नहीं होता। राइबोसोम होता है, कोशिका भित्ति होता है, जीवद्रव्य होता है। ठीक है, लेकिन जो सूत्र कणिका होता है ये नहीं होता। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 26 नंबर का। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आर्गोट प्राप्त होता है या एर्गोट प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है ये आर्गोट?
तो आर्गोट जो प्राप्त होता है ये आपका क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है। किससे? क्लेविसेप्स से आर्गोट प्राप्त किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 27 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है। जीवाणुओं की साधारण आकृति किस तरह से होती है? तो जीवाणुओं की साधारण आकृति जो होती है ये आपका छड़ रूपी होता है। कैसा होता है? छड़ रूपी होता है। सी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 28 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज जो किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। 28 का यहाँ पे राइट आंसर ए ऑप्शन है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। बोर नहीं होना है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, तो वीडियो को पॉज करके भी थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन है कि जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं। तो सबसे जो छोटे होते हैं आकार में उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है गोलाणु। को क्या कहा जाता है? गोलाणु। ठीक है, सी ऑप्शन सही है, कोकिस। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 30 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि पेनिसिलियम क्या है? तो पेनिसिलियम जो है ये क्या है? तो पेनिसिलियम जो है एक प्रकार का कवक। क्या है ये? कवक है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़िया 31 नंबर क्वेश्चन पर। तो 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, एक गोल जीवाणु कहलाता है। तो एक गोल जीवाणु जो है कहलाता है कोकस। क्या कहलाता है? कोकस। COCCUS। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा प्यारे दोस्तों 32 नंबर का। पूछा गया कि डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है। तो डबल रोटी के जो निर्माण में काम आने वाला कवक है ये कवक है सेक्रोमाइसिस सेरेविसी। कौन सा? सेक्रोमाइसिस सेरेविसी जो कवक है किसमें काम आता है? डबल रोटी बनाने में। सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 33 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं। एक सर्पिल जीवाणु, जो सर्पिल आकार का जीवाणु होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्पाइरिलम। क्या कहा जाता है? स्पाइरिलम कहा जाता है सर्पिल जीवाणु को। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये आपका 34 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि आलू का लेट ब्लाइंड उत्पन्न होता है। ये लेट ब्लाइंड जो होता है रोग होता है। तो ये लेट ब्लाइंड रोग जो उत्पन्न होता है ये होता है किससे? फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस से। किससे होता है? फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस से। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 35 नंबर का। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इनमें से जो पाया जाता है सबसे ज़्यादा, तो ये आपका जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, कौन? जीवाणु पाया जाता है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 36 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो इसमें से क्लोरोफिल जो है किसमें नहीं होता है? तो ये आपका कवक जो है, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। बाकी टेरोडोफाइट्स में होता है, सेवाल में होता है, ब्रायोफाइट्स में होता है। जो कवक होता है इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये आपका 37 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि बैक्टीरिया में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी आस्य कहलाता है। प्रकाश संश्लेषी आस्य क्या कहलाता है बैक्टीरिया में? तो ये कहलाता है वर्णकी लवक। क्या कहा जाता है? वर्णकी लवक कहा जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 38 नंबर का। पूछा गया गोबर पर उगने वाला कवक कहलाते हैं। तो गोबर पर उगने वाला जो कवक होता है वो क्रोपोफिलस कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रोपोफिलप्स कहलाता है। यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया अगला 39 नंबर क्वेश्चन पर। तो 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, पाश्चर प्रसिद्धि है। पाश्चर प्रसिद्धि है। तो पाश्चर प्रसिद्धि जो है ये जो है रोगों के जर्म थ्योरी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है पाश्चर प्रसिद्धि। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। कौन सा? ए ऑप्शन यहाँ पे सही है 39 का। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, पूछा गया 40 नंबर में, वृक्ष की छालों पर उगने वाला कवक कहलाते हैं। जो वृक्ष होता है उसके छाल पर जो उगने वाला जो कवक होता है उसे क्या कहता है? उसे कहता है कॉर्टिकॉल्स। क्या कहलाता है? कॉर्टिकॉल्स कहलाता है। सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला 41 नंबर पर आइए। 41 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है। तो इनमें सबसे छोटा जीव जो है दोस्तों माइकोप्लाज्मा है। कौन सा है? माइकोप्लाज्मा है। ये ऑप्शन सही है। जब माइकोप्लाज्मा नहीं रहता तो यहाँ पे आपका जीवाणु होता। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 42 नंबर का। पूछा गया है कि माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है। जो माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है किस में होता है? तो ये आपका होता है कवक तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच। किसके बीच?
कवक तथा उच्च पौधों के जड़ों के बीच जो है माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है। डी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 43 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि जो जीवाणु सीधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं, जो जीवाणु सीधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। क्या कहलाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहलाता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 44 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि सभी कवक सदैव होते हैं। जो सभी कवक होता है क्या होता है? तो सभी कवक जो है विविध पोषी होता है। क्या होता है? विविध पोषी होता है। यहाँ से ए ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 45 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि मूल ग्रंथियों पाई जाती है। जो मूल ग्रंथि है ये किस में पाई जाती है? तो मूल ग्रंथि जो है ये आपका कुछ लेगुमिन्स पादपों तथा कुछ अन्य पादपों में होता है। क्या? मूल ग्रंथि। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है 45 का। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये 46 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? कवक द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? तो कवक के द्वारा जो संचित होता है ये आपका ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कवक द्वारा जो रिजर्व भोज्य पदार्थ होता है ये ग्लाइकोजन के रूप में होता है। सी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये 47 नंबर का। इसमें पूछा गया है कि अधिक नमक वाले आचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं। क्यों? अधिक नमक वाले आचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, क्यों? तो इसका जो मेन कारण है आपका, ये जीव द्रव्य संकुचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। यहाँ पे जीव जो द्रव्य होता है ये संकुचित हो जाते हैं और मर जाते हैं। सी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 48 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो कवक होता है उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होता है? तो कवक की कोशिका भित्ति जो होता है ये आपका काइटिन व हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। याद रखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है एग्जाम में, ये क्वेश्चन बार बार आता आ रहा है। तो काइटिन व हेमीसेल्यूलोज जो है ये कवक की कोशिका भित्ति है। ठीक है, तो ये इसकी बनी होती है। ठीक है, बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये आपका 49 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि मानव आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। तो मानव आंत में पाए जाने वाला जीवाणु जो है एसररिसिया कोलाई है। कौन सा है? एसररिसिया कोलाई जो है मानव के आंत में पाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 50 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधा कौन सा है? गैर हरित विषम पोषी पौधा कौन है वनस्पति जगत में? तो ये है आपका फंजाई। कौन सा? फंजाई है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 50 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है, थोड़ा सा मैं इसको नीचे करता हूँ। हाँ, यहाँ पे पूछा गया है तपेदिक यानी कि टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। तो टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु जो है माइकोबैक्टीरियम है। कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम जीवाणु जो है ये आपका टीबी उत्पन्न करता है, यानी कि तपेदिक। ठीक है, चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 52 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि एगर एगर किससे तैयार होता है? जो एगर एगर है किससे तैयार होता है? तो एगर एगर जो तैयार होता है ये आपका शैवाल से तैयार होता है। किससे तैयार होता है? शैवाल से तैयार होता है। सी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया अगला 53 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 53 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से पूछा गया है कि भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है तो किसमें होती है भोजन की विषाक्तता? तो भोजन की विषाक्तता जो है ये आपका क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा क्या होता है? भोजन विषाक्तता होता है। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। चलिए 54 नंबर पर। तो ये रहा प्यारे दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है 54 नंबर में आपसे, थोड़ा सा इसको ऊपर हो गया। ठीक है, 54 नंबर में पूछा गया है, एक मिनट, 54 नंबर में जो आपसे पूछा गया है कि अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला एक कोशिकीय शैवाल कौन सा है? अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन को आपूर्ति को नियंत्रित करने वाला एक कोशिकीय शैवाल कौन सा है? तो ये शैवाल है आपका क्लोरेला। याद रखिएगा क्लोरेला काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 55 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है कि एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया प्राप्त होता है। जो एंटीबायोटिक्स है अधिकांश किससे प्राप्त होता है? तो अधिकांश ये प्राप्त होता है जीवाणु से। किससे प्राप्त होता है? जीवाणु से। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 56 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल के फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो नील हरित शैवाल जो है
ये एक तरह से जैव उर्वरक का काम करता है, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 57 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में कितना, प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितना जीवाणु बनेंगे। 2 घंटे में कैलकुलेशन लगा लीजिएगा तो 64 जीवाणु बनेंगे। कितना, 64 जीवाणु बनेंगे, बी ऑप्शन से। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन 58 नंबर का है। यहाँ से पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है। तो इसमें सब स्वपोषित जो है एक शैवाल है। क्या है, शैवाल जो होता है स्वपोषित की श्रेणी में आता है, डी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 59 नंबर का कि नाइट्रोजन यौगिकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है। तो फली वाला जैसे आपका मटर हो गया, दलहन का फसल हो गया, ये क्या होता है, नाइट्रोजन यौगिकरण में सहायक होता है, ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 60 नंबर का। पूछा गया है कैल्प यानी KELP, कैल्प प्राप्त होता है। तो कैल्प किससे प्राप्त होता है, तो कैल्प जो है समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है। किससे, समुद्री शैवाल से कैल्प प्राप्त होता है, सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन 61 नंबर का है। यहाँ से पूछा गया है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो इसका कार्य है यहाँ पर ऑक्सीजन का अवशोषण करना। क्या है, ऑक्सीजन का अवशोषण करना लैग हीमोग्लोबिन का कार्य। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये आपका 62 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है, तो यहाँ पे आयोडीन जो प्राप्त होती है ये आपका लेमिनेरिया से प्राप्त होती है। किससे, लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होती है, डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये 63 नंबर का ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है ये है आपका तपेदिक। कौन सा, तपेदिक। तो यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन 64 नंबर पे आइए। तो ये रहा आपका 64 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से पूछा गया है कि गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। तो प्रचुर मात्रा में क्या होगा, आयोडीन होगा, आयोडीन से ही गलगंड होता है कमी से। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए 65 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 65 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया मृदा की धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है। तो एनाबिना जो है ये मुक्त जीवी जीवाणु है और ये धान का पैदावार को काफ़ी बढ़ा देता है, बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन 66 नंबर का है। पूछा गया कि सारगासो समुद्र का नाम पड़ा है। तो शैवालों के ऊपर इसका जो है सारगासो समुद्र का नाम पड़ा है, ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन चाहिए 67 नंबर में। तो 67 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। परिशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, क्या मदद करता है इसमें, तो देखिए जैव रासायनिक अभिक्रिया के दर को कम कर देता है। क्या करता है, इसी कारण से जो है यहाँ पे खाद्य परिरक्षण में भोजन जो है संरक्षित रह जाता है, डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 68 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है। हाइड्रा की स्रावी कोशिका में कौन सी सहजीवी शैवाल मिलता है, तो इसमें सहजीवी शैवाल जो मिलता है ये मिलता है क्यू युक युक यूक्लोरेला। कौन मिलता है, यूक्लोरेला मिलता है हाइड्रा के स्रावी कोशिका में। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 69 नंबर का। पूछा गया है कि दही जमने में निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीवी प्रयोग किया जाता है। तो दही जमने में जो है लैक्टोबैसिलस का इस्तेमाल होता है। किसका, लैक्टोबैसिलस, डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 70 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है ये किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है शैवालों की कोशिका भित्ति, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 71 नंबर का। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। तो दूध खट्टा होने का जो कारण है ये है आपका कौन सा, तो बैक्टीरिया। क्या है ये, बैक्टीरिया जो है ये दूध खट्टा होने का कारण है, डी ऑप्शन सही। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका और 72 नंबर में। यहाँ से पूछा गया है 72 में, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता कहलाता है। तो शैवालों का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है, बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़िए 73 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 73 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से पूछा गया है 73 नंबर में, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। दूध जो दही के रूप में जम जाता है इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है
लैक्टोबैसिलस जीवाणु। कौन सा? लैक्टोबैसिलस। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए 74 नंबर पर। तो ये रहा आपका 74 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है। आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है। तो आलू में जो मोजेक रोग होता है ये होता है आपका विषाणु से। किससे होता है मोजेक रोग? विषाणु से होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये आपका 75 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम जो विषाणु की खोज किया था ये किया था आपका इवानोवस्की। किसने किया था? इवानोवस्की सबसे पहले विषाणु यानी वायरस का खोज किया था। किसका? वायरस का। ठीक है, चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये आपका 76 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि जंतु में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? जंतु यानी जानवर में जो फूट एंड माउथ रोग होता है किसके कारण से होता है? तो ये जो है ये विषाणु के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? विषाणु के कारण से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 77 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि विषाणु माने जाते हैं। तो विषाणु क्या होता है? तो सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप है। क्या है विषाणु? सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 78 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो विषाणु के कारण से जो है यहाँ पे चेचक होता है। क्या होता है? चेचक होता है विषाणु के कारण से। सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 79 नंबर का। पूछा जा रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किसे एंजाइम नहीं होता है? इसमें एंजाइम नहीं होता, वो छांटना है। तो विषाणु में एंजाइम नहीं होता। किसमें? विषाणु में। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए अगला 80 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा 80 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। जो खसरा होता है ये निम्नलिखित में किसके संक्रमण के कारण होता है? तो खसरा जो है ये विषाणु के संक्रमण के कारण से होता है। खास भाई, चचेरा भाई ऐसे याद करते हैं। तो ये इसको याद रखेगा। विषाणु जो है ये आपका खसरा के संक्रमण जो विषाणु से होता है। ठीक है, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे वीडियो देख लिए हैं तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से ही आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आप चैप्टर वाइज करना चाहते हैं तो वैसे तो वीडियो कहीं से कोई डालने लगता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, बायोलॉजी ये चैप्टर वाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।